हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं शिवाली आपके लिए लाई हूँ जीएसटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। मैंने 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, जिसमें हमें बेसिक से लेके मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कौन से सप्लाई पे ब्लॉक क्रेडिट लगता है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ कवर किया है। ठीक है, तो मेरे चारों पार्ट्स को पूरा एंड तक देखिएगा। इस टॉपिक के चारों पार्ट्स को एंड तक देखिएगा, उसे लाइक करिएगा और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए। जाने से पहले एक टिप ज़रूर दूंगी कि जो पास होता है और जो फेल होता है ना, उसमें सिर्फ तरीके और माइंडसेट का डिफरेंस होता है। तरीका और माइंडसेट क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है क्योंकि आपको डायरेक्शन तो पता हो, पर वो डायरेक्शन गलत हो, आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जितना टाइम आप अपनी पढ़ाई में डालते हो, उतना ही टाइम अपने तरीके सुधारने में और अपना माइंडसेट सुधारने में ज़रूर डालिएगा। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं अपने आने वाले वीडियोस में इस बारे में भी बात करूं। ठीक है, तो अभी के लिए हम ब्लॉक क्रेडिट पे फोकस करते हैं। तो चलिए ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक मैन्युफैक्चरर है जो कोलकाता में रहता है। कहाँ रहता है? कोलकाता में। वहाँ उसकी फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? कुकीज़ की। ठीक है, तो उस कुकीज को बनाने के लिए उसे बटर लगता है, एग्स लगते हैं, फ्लोर लगता है, शुगर लगती है, मशीनरी लगती है, देन एम्प्लॉयज़ लगते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन सब का मिला के जो सो कॉस्ट पड़ती है वो 3 रुपीज़ पर कुकीज़ पड़ती है। 3 रुपीज़ पर कुकीज़। ठीक है, और उसने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लिया 1 रुपीज़ पर कुकी। ठीक है, और ऐसे उसने आगे महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया विद अ टोटल प्राइस ऑफ 4.72। अब ये 4.72 कैसे आया? 4.72 आया 3 रुपीज़ कॉस्ट एंड 1 रुपीज़ प्रॉफिट, और उसमें हमने ऐड किया जीएसटी। अब सपोज कुकीज़ का जीएसटी रेट है 18%। ठीक है, तो 4 रुपीज़ का 18% आया 0.72, और ऐसा टोटल प्राइस आया 4.72। अब आगे इस डिस्ट्रीब्यूटर को कुकीज़ लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। ठीक है, वो हम मान लेते हैं 1 रुपीज़, और उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, दैट इज ऑल्सो 1 रुपीज़। ठीक है, और आगे उसने मुंबई, पुणे, नागपुर जैसी सिटीज़ में रिटेलर्स को बेच दिया। ठीक है, एट अ टोटल प्राइस ऑफ 7.08। ठीक है, एट अ टोटल प्राइस ऑफ 7.08। अब इस 7.08 कैसे आया? 4 रुपीज़ कॉस्ट जितने में उसने कुकीज़ खरीदी थी। ठीक है, प्लस उसने अपना कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ा, ऐसे हुए 6 रुपीज़, और 6 रुपीज़ पे जीएसटी आया 1.08। ठीक है, ऐसा टोटल प्राइस हुआ 7.08। अब आगे, अब रिटेलर को भी तो यहाँ लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी होगी, तो वो हम ले लेते हैं 0.5, और उसका प्रॉफिट ले लेते हैं 0.5। ठीक है, तो ऐसा उसने कुकीज़ फाइनल कस्टमर को 8.26 के फाइनल प्राइस पे बेच दिया। कितने में? 8.26। ठीक है, अभी 8.26 कैसे आया? 6 रुपीज़ जितने में उसने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था। ठीक है, प्लस अपना कॉस्ट और प्रॉफिट उसने जोड़ा, उस पे आया जीएसटी, उस टोटल कॉस्ट पे आया जीएसटी, दैट इज 1.26, 18% के हिसाब से। ऐसा टोटल प्राइस आया 8.26। अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल कहाँ आता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल आता है पेमेंट के टाइम पे। कब आता है? पेमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की केस में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर के केस में भी अप्लीकेबल होगा, बट अभी हम अपने एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूटर के केस में देख रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल कब आता है? टैक्स पेमेंट्स के टाइम पे।
तो जब उसने ये 1.08 का जीएसटी अपने आउटपुट सप्लाई पे बेचा, तब उसे जो ऑलरेडी उससे रिकवर किया गया था फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये 4.72 में ये भी जीएसटी इंक्लूडेड है, तो वो उसे यहाँ माइनस करने मिल जाता है, जिससे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, एंड फाइनल उसका जो पेमेंट आएगा, उसको जो पेबल आएगा वो आएगा 1.08 माइनस 0.72, दैट इज 0.26। ठीक है, तो यहाँ आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल। सिमिलरली अगर हम रिटेलर के लिए देखेंगे, तो रिटेलर के केस में भी उसने 1.26 का जीएसटी भरा, ठीक है, और उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर ने जीएसटी लगा के दिया था दैट इज 1.08। ठीक है, 1.08 का उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको लगा के दिया था, तो ये माइनस करने के बाद जो पेबल निकला दैट इज 0.18। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल समझ गया। अब जो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, वो जाएगा ये 7.02 जो मैन्युफैक्चरर ने भरा था, नेक्स्ट जाएगा 0.36 जो डिस्ट्रीब्यूटर ने भरा था, और लास्ट में जाएगा 0.18 जो रिटेलर ने भरा था। तो एट द एंड जो टोटल जाएगा वो आएगा 1.26। तो ऐसे टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, इसीलिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ताकि जितना भी टोटल जीएसटी सामने वाला भर रहा है, अगर उसमें ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे जीएसटी भरा हुआ है, तो उतना माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो ही वो सप्लायर जो सप्लाई करने वाला है वो भरे। ठीक है, अब इसके आप एंट्री भी देख लेते हैं कि बुक्स में इसकी एंट्री कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो जब अब एग्जाम्पल लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर का, अब जब इस डिस्ट्रीब्यूटर ने कोलकाता वाले से खरीदा, मतलब उस मैन्युफैक्चरर से खरीदा, उस टाइम पे उसने क्या एंट्री की। अब ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है। ठीक है, जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तब आईजीएसटी लगता है। तो उसने क्या एंट्री की कि 4 रुपीज़ कॉस्ट थी, तो उसने 4 रुपीज़ डाला परचेस अकाउंट में, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया 0.72 और क्रेडिटर को क्रेडिट किया 4.72। ये उसकी परचेज के टाइम की एंट्री हो गई। ठीक है, अब सेल के टाइम पे वो क्या एंट्री करेगा, डेटा को करेगा डेबिट पूरे अमाउंट से जितने में उसने बेचा रिटेलर को। ठीक है, फिर आएगा आउटपुट सीजीएसटी। अब ये सीजीएसटी क्यों आया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ये विद इन स्टेट है। ठीक है, जब विद इन स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंट्रल को जाता है, और एसजीएसटी ये स्टेट को जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट में इसने भर दिए। अब आप बोलोगे कि ये तो 1.08 है, तो हाफ दोनों को जाता है। ठीक है, तो उसने ये क्रेडिट किया एट द टाइम ऑफ सेल इन दोनों अकाउंट में, और जो फाइनल जो 6 रुपीज़ थे वो उसने सेल्स अकाउंट्स में डाले। ठीक है, अब जब पेमेंट होगा तब ये सारा डेबिट क्रेडिट एक अकाउंट में जाएगा, दैट इज जीएसटी पेबल अकाउंट में, और ये नेट ऑफ होके आएगा 0.36। ठीक है, तो ऐसे बुक्स की एंट्री भी हमने देखी, और हमने ये समझा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल कब शुरू होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस को लगता है, किस केस में लगता है। तो अब मैं ये 3 चीज़ें जो बता रही हूँ इसको ध्यान रखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहा तो ब्लॉक क्रेडिट में कन्फ्यूजन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो ही और सिर्फ तो ही तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने क्यों किया, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की लालच में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली एंड ओनली बिजनेस पर्पस के लिए मिलता है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। एंड थर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे मिलता है। किस पे मिलता है, टैक्सेबल सप्लाईज पे। ठीक है, मतलब कि अगर तुम आउटपुट जीएसटी भर रहे हो, तो ही तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, बट
अब हुआ क्या कि रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल सप्लाईज, ये तो स्पेसिफिक टर्म्स है, पता है क्या रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल का मतलब क्या होता है, बट ये जो बिजनेस पर्पस है ना, ये थोड़ा वेग हो गया। और जब भी कुछ वेग लॉ में आता है तो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो अगर लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया अपने घर का, या गाड़ी ली, या अपने ब्यूटी सर्विसेज ली, तो कोई भी बहाना करके उसको उसका बिल जो फाड़ते हैं वो कंपनी के नाम पे फाड़ते हैं, जबकि ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट ही बना दी कि अगर तुम्हारा सप्लाई इस ब्लॉक क्रेडिट के लिस्ट के अंदर आता है तो उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, भले ही फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना हो। अगर तुमने वो सप्लाई, मतलब तुम्हारा वो सप्लाई इस लिस्ट में आता है ब्लॉक क्रेडिट के, फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना हो, तो तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सेप्शन होगा तो मिल जाएगा, बट इफ इट इज नॉट एन एक्सेप्शन तो तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट का इम्पैक्ट क्या होता है। ब्लॉक क्रेडिट क्या है हमें समझ में आ गया, अब एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या मतलब होता है उसका और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हमारा मैन्युफैक्चरर है कोलकाता का, उसने महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को कुकीज़ दी। ठीक है, तो अब वो कोलकाता से कुकीज़ लेके महाराष्ट्र जा रहा था। तो अब रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में उसको लग गई भूख, तो उसने कुछ ऑर्डर किया जिसका बिल हुआ 1.18। ये फिगर्स मैं कन्वीनियंस के लिए ले रही हूँ, या तो 1 रुपये में आज क्या ही मिलता है। तो 1.18 का उसका बिल हुआ, जिसमें 1 रुपीज़ का फूड था और 0.18 का जीएसटी था। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि उसका आउटपुट जीएसटी हमें पता है, पिछले मैंने बताया कि 1.08 था। परचेज के ऊपर उसका जीएसटी कितना था, 0.72। और उसने क्या किया, जो उसने फूड खरीदा था ना, उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज किया था सामने वाले ने, वो भी उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट करके ले लिया, ये बोल के कि यार मैं तो गुड्स ही लेके जा रहा था, वो तो बिजनेस पर्पस के लिए ही है ना, मतलब ये फूड के ऊपर जो जीएसटी है वो भी अलाउड है। तुमने बोला बिजनेस पर्पस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है, तो मैं गुड्स लेके जा रहा था तो इट इज फॉर बिजनेस, तो वो बिजनेस पर्पस ही हुआ। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो जीएसटी पे किया वो किया 0.18। ठीक है, बट सीबीआईसी ने क्या बोला, दैट इज गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट फूड पे अलाउड नहीं है, इट इज इन ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में। ठीक है, वो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में है, यू आर नॉट इन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि फूड परचेज का मतलब फूड परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को मिलता है जो उसे फर्दर आगे सेल कर रहा हो, मतलब उसे आगे सेल कर रहा हो, फर्दर सप्लाई कर रहा हो, तो ही उसे इनपुट परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। पर तुम नहीं कर रहे हो, तुम से कंज्यूम कर रहे हो, तुम एक्सेप्शन में नहीं आए, तो उस केस में तुम्हें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और तुम्हारा जो जीएसटी पेएबल है वो 0.18 ना होते हुए 0.36 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें समझ में आया कि ब्लॉक क्रेडिट का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, और अब आगे की पार्ट्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से सप्लाई पे ब्लॉक क्रेडिट अवेलेबल होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या है जिस केस में वो अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉक क्रेडिट का बेसिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी पार्ट्स की लिंक मैंने आई बटन में दे के रखी है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।